Hey guys, what's up? Hope you are doing well. In this video, we will discuss about Class 8 Geography Chapter 2. Okay, land, soil, water, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो बेसिकली हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में उन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो इनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो कंजर्वेशन वाला भी टॉपिक आएगा इसमें, तो प्लीज़ कीप अटेंशन। लैंड क्या होता है? किसी भी सॉलिड रॉक एरिया को क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं। ओके, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी फर्टाइल एरियाज़ है, फर्टाइल या इनफर्टाइल जितनी भी एरियाज़ है अर्थ पे, वो सभी क्या है? लैंड है। और ये एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ओके, एंड इसका जो एरिया है वो लगभग है कितना? 30%। जो अर्थ का सरफेस एरिया है उसका लगभग 30% ये कवर करती है। देन अब जो लैंड है वो अलग अलग एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लो लाइंग एरियाज़ एंड माउंटेन्स, और लॉगिंग डेजर्ट एरिया, थिक फॉरेस्ट एरियाज़ आर नॉर्मली स्पार्शली पॉपुलेटेड और अनहेबिटेड। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स थे लैंड के। तो अब लैंड हमने जाना, अब ये देखते हैं कि लैंड के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। अब लैंड के यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, उसको हम या तो एग्रीकल्चर के बेसिस पे यूज़ करेंगे, या फिर हम फॉरेस्ट्री, या फिर माइनिंग जो कि मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए जो डिगिंग प्रोसेस होती है वो माइनिंग कहलाती है। एंड बिल्डिंग हाउसेस, अपने घरों को बनाने के लिए, रोड्स बिल्डअप करने के लिए, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़ और उद्योगों को खड़ा करने के लिए, ये कुछ मेजर पर्पज़ हैं लैंड के यूज़ के। तो दिस इज़ कॉमनली टर्म एज लैंड यूज़। ये जो है लैंड एक कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होता है, या तो वो कॉमन होगा या फिर वो प्राइवेट लैंड होगी। जैसे आप इसमें देख भी सकते हैं, लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अब प्राइवेट लैंड क्या होगा? जैसे हमारे जो हाउस होते हैं या फिर हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड्स होते हैं, वो हर पर्सन का फिक्स होता है कि इसका इतना होगा, मतलब उस पर किसी और का राइट नहीं होता। लेकिन जो कम्युनिटी लैंड होता है वो पब्लिक लैंड्स होते हैं, लाइक हॉस्पिटल के लिए या फिर कोई भी कॉलेज या फिर अदर थिंग्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे लैंड्स पे जो है पब्लिकली मेडिसिनल हर्ब्स भी ग्रो करी जाती हैं। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होती है। ओके, एंड अब जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हुआ है तो हर एक लैंड एरिया का यूज़ भी चेंज हो गया है। तो कुछ इस तरीके से उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे मतलब हमारे एंशियंट टाइम में क्या होता था, लैंड का जो मेजर यूज़ होता था वो किसके लिए होता था? फॉर एग्रीकल्चर। और इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी उसके हिसाब से, तो जो घर वगैरह थे तो वो भी काफ़ी दूर दूर हुआ करते थे और नेचुरल रिसोर्सेज से ही अपने हाउस वगैरह प्रिपेयर करते थे लोग। लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता गया तो डिफॉरेस्टेशन होता गया, मतलब जंगलों का निरंतर कटाव होता जा रहा है। और जो लैंड है वो एग्रीकल्चर यूज़ तो है उसका, लेकिन उसका जो है इंडस्ट्रियल यूज़ भी अब बढ़ गया है। ओके, एंड जो हाउस हैं वो एरिया ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, एंड फिर ये धीरे धीरे चेंज होते होते ज़्यादातर एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुका है, या तो वो रूरल एरियाज़ में देखने को मिलता है, या फिर जो सिटीज़ के आउटर एरियाज़ होते हैं, एक्सटर्नल एरियाज़ होते हैं, वहाँ एग्रीकल्चर लैंड देखने को मिलती है। एंड फॉरेस्ट के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। तो ये कुछ लैंड यूज़ के चेंजेस हैं समय के साथ जो देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
अब ये ज़रूरी है कि लैंड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ किया जाए और किस तरीके से उनको कंज़र्व किया जाए, ठीक है। क्योंकि जो लैंड बनी है उसका एक टाइम पीरियड है कि वो इतने हज़ारों इतने लाखों साल में वो लैंड तैयार हुई है बन के एक पर्टिकुलर लाइफ को सस्टेन करने के लिए या फिर पर्टिकुलर वेजिटेशन को सस्टेन करने के लिए। तो इट इज़ necessary to know that how to use land resources in a proper manner, or we can say that how to conserve the land resources. Okay, so कंजर्वेशन कैसे कैसे हो सकता है। अफॉरेस्टेशन मतलब ये डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट वर्ड है। डिफॉरेस्टेशन में क्या है कि जो फॉरेस्ट हैं उनकी कंटिन्यूसली क्या होती है, प्लांट्स की कटिंग वगैरह होती रहती है, तो ये उसका अपोजिट है। अफॉरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करके और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट बनाए जाएं। ओके, तो जिसकी वजह से लैंड रिसोर्सेज कंजर्व होंगे। एंड लैंड रिक्लेमिनेशन एंड रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। अब इसका क्या मीनिंग है, जब भी किसी भी तरीके से बाय फैक्ट्री वेस्ट और बाय एग्रीकल्चर यूज़ केमिकल अगर ज़्यादा यूज़ होने लग जाते हैं तो क्या है, जो लैंड है, जो सॉइल है, जिस जगह वो केमिकल ऐड हो रहा है एक्सेसिव अमाउंट में, तो वहाँ उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वो जो जगह है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, मतलब वो किसी काम की नहीं रहती। तो ये यूज़ है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलेटेड यूज़ हो केमिकल पेस्टिसाइड्स का। एंड अदर वन इज़ फर्टिलाइजर्स। ओके, चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व द लैंड रिसोर्सेज। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें टॉपिक है सॉइल। सॉइल क्या होता है, ये जो सॉइल होती है वो बनती है इरोजन प्रोसेस से, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि वेदरिंग जो प्रोसेस होती है उससे सॉइल की फॉर्मेशन होती है। इसको हम इजी लैंग्वेज में अगर हम समझें कि बिफोर मतलब काफ़ी हज़ारों साल पहले क्या हुआ, और ये प्रोसेस अभी कंटिन्यू है कि बाय वाटर, बाय एयर, बाय एक्सटर्नल और या फिर हम मैकेनिकल फैक्टर्स के थ्रू जो रॉक्स होती हैं, सॉलिड रॉक्स होती हैं, उनका अपर लेयर क्या होती है, डिग्रेड होने लग जाती है, मतलब वो किसी ना किसी फैक्टर के थ्रू क्या है, टूटने लग जाएगी। एंड फिर क्या होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। वो ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा, वो बाय एयर हो सकता है, बाय वाटर हो सकता है, एंड ऑल्सो बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी एंड वो किसी तीसरी जगह पर क्या है, कंसोलिडेट हो जाएगी। तो इस डेब्री को, जो ट्रांसपोर्टेड डेब्री को क्या कहते हैं, जो कंसोलिडेट हुई है, एकोमोडेट हुई है, उसको हम क्या कहेंगे, सॉइल। ओके, तो सॉइल के जो ग्रेन्स होते हैं वो साइज़ में वेरी करते हैं कि वो किस तरीके के मैटर से टूटा है, किस तरीके की रॉक से टूटा है और कितने ड्यूरेशन तक वो फ्लो करके आया है। मेनली जो सॉइल है वो फाइन रॉक फ्रैगमेंट्स को कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है सॉइल प्रोफाइल का, कि जो सॉइल होती है, जिस जगह हम लोग अपना प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं या फिर जिस जगह हम रहते हैं, वो टॉप सॉइल होती है, जो कि बहुत क्या होती, उसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस मतलब नमी होती है बहुत, और उसमें किसी भी तरह का वेजिटेशन ग्रो कर सकता है। एंड उसकी सेकंड जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, सब सॉइल, जिसमें सैंड भी होगी, मतलब फाइन ग्रेन्स भी होंगे, और सिल्ट होगी। सिल्ट मतलब बहुत ही एकदम फाइन से भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, एंड क्ले। तो इसमें जो मटेरियल मैटर प्रेजेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का होता है। ओके, एंड फिर उसके बाद आता है वेदर रॉक। तो क्या है कि जो अपर सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा कैसी है, वो हाईली वेदर्ड रॉक है, जबकि ये जो थर्ड लेयर होती है वो सिर्फ वेदर्ड रॉक होती है, मतलब उसमें सभी तरह के कैसे होंगे, क्या होंगे, रॉक फ्रैगमेंट्स होंगे, छोटे भी होंगे, कोर्स साइज़ भी होंगे, फाइन साइज़ भी होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आती है वो आती है पेरेंट रॉक। एंड जो पेरेंट रॉक है उसमें
पेरेंट रॉक का मतलब ये है कि ये ही रॉक रिस्पॉन्सिबल होती है बाकी के 3 रॉक के फॉर्मेशन के लिए। एंड बिकॉज वेदरिंग और इरोजन वगैरह की प्रोसेस से इन्हीं रॉक से मैटर टूटता है, इन्हीं से रॉक फ्रेगमेंट्स टूटते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होकर के दूसरी जगह कंसोलिडेट हो जाते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अब इसमें आता है कि आपने एक टर्म सुना होगा लैंडस्लाइड। अब ये बेसिकली लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड का मतलब हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि लैंड का स्लाइड होना मतलब ज़मीन का खिसकना, ज़मीन का नहीं या फिर मिट्टी का कटाव किसी भी तरीके से। तो ये मेनली कहाँ देखने को मिलता है? जो थोड़े से या ज़्यादा से स्लोप वाले एरियाज़ होते हैं उनमें ये जो है लैंडस्लाइड प्रोसेस जो होती है वो देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं अर्थ की, अर्थक्वेक हो, फ्लड हुआ एंड वॉल्केनो। तो अर्थक्वेक क्या होता है? जब वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं अर्थ की इनर सरफेस में। एंड फ्लड, अगर हाई अमाउंट में वाटर फ्लश आउट कर रहा है किसी जगह से तो उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड हो जाती है। एंड वॉल्केनो, और वॉल्केनो की वजह से भी होती है क्योंकि इसकी जो वॉल्केनो इरप्शन की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? हाई होती है। तो मास मूवमेंट ऑफ रॉक को क्या कहेंगे हम? लैंडस्लाइड। यानी मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेबरी, डेबरी मतलब जो भी मैटर है टूट के बिखरता है इधर उधर उसको डेबरी कहते हैं, वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो इसको लैंडस्लाइड कहेंगे। सबसे ज़्यादा जो हिली एरियाज़ होते हैं खास करके वो इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन की मैं प्रोसेस अभी आपको बता ही दी थी, तो कुछ इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि या तो पेरेंट रॉक के थ्रू हो, सॉइल का जो फॉर्मेशन है पेरेंट रॉक के थ्रू हो, तो वो क्या क्या डिफाइन करेगा, क्या क्या डिटरमाइन करेगा उसका कलर। अगर कलर किस बेसिस पे? अगर उस जो पेरेंट रॉक में अगर आयरन की कंटेंट ज़्यादा है तो जो उससे जो सॉइल बनेगी वो कैसी होगी? लगभग रेड सॉइल। ओके। एंड अगर उसका ब्लैक है तो वो कैसी बनेगी? ब्लैक बनेगी। अब टेक्सचर, टेक्सचर मतलब वो किस एसेंट तक ट्रांसपोर्ट होकर के कंसोलिडेट हुई है, मतलब वो कैसे टेक्सचर की है, कैसी दिखती है, कोर्स है, फाइन है, ग्रेन है। ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज़, पेरेंट रॉक में जो भी पेरेंट मिनरल्स होंगे तो वो किस में आएंगे? वो सॉइल में भी आएंगे। ठीक है, तो ये भी डिटरमाइन करता है। एंड कंटेंट परमिएबिलिटी। ओके, या सॉइल जो है वो कितनी परमिएबल है, मतलब परमिएबल का मतलब ये है कि वो कितना लिक्विड पास आउट कर सकती है। स्लोप का भी बहुत बड़ा रोल होता है जिसे हम रिलीफ कहेंगे। एंड फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जिस जगह प्लांट्स और एनिमल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे सॉइल के जो टेक्सचर होगा, फॉर्मेशन होगा वो अलग तरीके से होगा। एंड अगर जिस जगह प्लांट्स नहीं होंगे उस जगह क्या होगा? इरोजन की प्रोसेस बहुत फास्ट होगी एंड जो कि अफेक्ट करती है सॉइल फॉर्मेशन को। ओके। एंड टाइम, टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ द प्रोफाइल, टाइम भी डिटरमाइन करता है किसकी थिकनेस को? सॉइल की प्रोफाइल को। तो चलिए अब लास्ट जो फैक्टर है वो है क्लाइमेट। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रॉक्स क्या होंगी? जल्दी ब्रेकआउट होंगी, जिसकी वजह से रॉक जल्दी फॉर्म होगी। और एक और फैक्टर होता है कि जब टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है तो जो पेरेंट रॉक्स होती हैं वो क्या करती हैं? एक्सपेंड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सपेंड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो जिसकी वजह से उनमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और वो जो रॉक है वो ब्रेक करने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? सॉइल की फॉर्मेशन होती है और जो सॉइल इवन फॉर्म भी हो चुकी है उसको भी ये अफेक्ट करता है। ओके। रेनफॉल इन्फ्लुएंस करेगा क्योंकि जो है अगर रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है तो मे बी पॉसिबल उस एरिया में इरोजन भी हो और ह्यूमस हो। ठीक है, अगर रेनफॉल नहीं हो रहा तो सॉइल का जो फॉर्मेशन होगा वो बहुत ज़्यादा ड्राई होगा। एंड
जो कि वेजिटेशन वगैरह के लिए इतना सुटेबल नहीं होता। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। जो सॉइल डिग्रेड होती है मतलब उसका सॉइल का जो कटाव होना, सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो वो उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, ऐसा क्यों होता है? या तो वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो कितना सॉइल को बाइंड अप करेंगी। अगर प्लांट्स ज़्यादा हैं किसी जगह तो वहाँ पे इरोजन का प्रोसेस भी नहीं होगा, तो मतलब क्या सॉइल भी डिग्रेड नहीं होगी। अगर प्लांट्स कम है तो वहाँ पे सॉइल का डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको रॉक सॉइल को बाइंड अप करने के लिए कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो इस वजह से डिग्रेडेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ओवर ग्रेजिंग मतलब जो कैटल्स वगैरह हैं उस जगह से जो ग्रीनरी है उसको ज़्यादा खाएं। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। ओके, एंड रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल को, इस जो सॉइल जो डिग्रेड हो रही है वहाँ से जो जा रही है, तो उसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है, मतलब उसको बचाया कैसे जा सकता है। मल्चिंग एक प्रैक्टिस होती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो प्लांट्स, जिस जगह प्लांट्स होते हैं उनके आसपास के एरिया को कवर कर दिया जाता है। किससे? ऑर्गेनिक मैटर से। अब चाहे वो ऑर्गेनिक मैटर हो या फिर मेन्योर हो, तो उससे उसको कवर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ मॉइस्चर रहता है सॉइल में, और मॉइस्चर रहेगा तो उसकी सॉइल की जो है डिग्रेडेशन भी नहीं होगी, क्योंकि जो ड्राई सॉइल होती है, सूखी मिट्टी होती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पास आउट होने में इतना टाइम नहीं लगता जितना किसी मॉइस्ट यानी मॉइस्चर वाली सॉइल को लगता है। ओके, सो एंड नेक्स्ट है कंटूर बैरियर्स। कुछ जो हिली एरियाज़ होते हैं या फिर कुछ वैसे एरियाज़ जो कि प्लेन नहीं होते, तो उसमें कंटूर लाइंस होती हैं, जो कि कुछ इस तरीके की लाइंस बना करके वाटर को वहाँ पे कंजर्व किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ फार्मिंग। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट है रॉक डैम। रॉक डैम क्या है कि नदियों के और किसी भी समुद्र के वाटर बॉडी के किनारे डैम बना दिए जाते हैं। किसके लिए? वाटर को रिजर्व करने के लिए। वाटर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पास आउट ना हो, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके दूसरे साइड वाली जो सॉइल है वो वहीं के वहीं बनी रहती है, जिसकी वजह से उसकी डिग्रेडेशन रुक जाती है। ओके, एंड नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग क्या है? जितने भी बेसिकली जितने भी हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ टेरेस फार्मिंग होती है। इसका एग्जांपल है असम। असम में जितनी भी चाय की, टी की खेती जो होती है वो टेरेस फार्मिंग की थ्रू ही होती है। तो इसमें कुछ फ्लैट कटिंग्स बना दी जाती हैं रॉक्स में, हिल्स में, तो जिसमें क्या की जाती है, फार्मिंग की जाती है। और इंटरक्रॉपिंग मतलब कोई भी क्रॉप फील्ड हो उसमें एक ही क्रॉप फील्ड में डिफरेंट क्रॉप्स करना, जिसकी वजह से क्योंकि हर एक प्लांट की सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी अलग होती है और हर एक प्लांट डिफरेंट मिनरल्स को कंस्टिट्यूट करता है, डिफरेंट मिनरल्स को लेता है, तो जिसकी वजह से डिग्रेडेशन रुक जाता है। एंड कंट्रोल प्लोइंग एंड शेल्टर बेल्ट्स। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। एंड वाटर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसके रेशियो को समझना ज़रूरी है कि जो अर्थ पे, मान लीजिए अर्थ पे 100 लीटर वाटर प्रेजेंट है, जिसमें से 70 लीटर क्या है, यानी 70% जो वाटर है वो कहाँ प्रेजेंट है? आइस शीट्स में और ग्लेशियर्स में। ओके, एंड जो सीज़ है, मेजर सी यानी मेजर ओशंस, उनमें प्रेजेंट है 70% क्या? वाटर।
तो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं कि वो या तो फ्रीज्ड फॉर्म में हो। तो इन सब को कैलकुलेट करने के बाद में सिर्फ जो है फ्रेश वाटर का 2.7% ही वाटर रह जाता है। अब ये फ्रेश वाटर फ्रेश तो है, लेकिन ये ह्यूमन के यूज़ में नहीं होता, नॉट इवन इन द यूज़ ऑफ अदर एनिमल। तो लगभग अगर इस रेशियो को करेक्टली कैलकुलेट करें तो लगभग इसमें 1% दिया हुआ है, लेकिन हम प्रेजेंट टाइम के बेसिस पे इसे लेस देन 1% कंसिडर करते हैं कि इतना ही वाटर, फ्रेश वाटर अवेलेबल है अर्थ पे, किसके लिए, जो कि ह्यूमन की यूज़ के लिए फ़िट है। तो अब ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि इतना सारा वाटर होने के बाद भी सिर्फ लेस देन 1% ही वाटर प्रेजेंट है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो है डिफरेंट मिनरल्स कंस्टिट्यूटेड होते हैं, जो कि 70% वाटर है अर्थ पे। तो यही मतलब क्या है रीज़न है कि वो हमारे यूज़ में नहीं होता। अब इस चीज़ को कंजर्व करना इसलिए ज़रूरी है वाटर को, क्योंकि हालांकि ये रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। रिन्यूएबल मतलब इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का रिन्यू करने का एक टाइमिंग होती है। इस वाटर को, ये जो फ्रेश वाटर है, इसको वाटर रिजर्वायर्स और जितने भी अंडरग्राउंड वाटर हैं, वाटर रिजर्वायर्स हैं, उनमें इस वाटर को स्टोर होने में लाखों साल लगे। लेकिन अगर देखा जाए तो एवरेज अर्बन इंडियन जो है वो लगभग पर डे का 150 लीटर वाटर कंजम्पशन है उसका। अगर इसी रेट पे वाटर कंजम्पशन हुआ तो ये जो लाखों सालों में वाटर इकट्ठा हुआ है नेचुरल रिजर्वायर्स में, ये इसे ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब इस वाटर को कंजर्व किस तरीके से किया जा सकता है? या तो जो डिस्चार्ज होता है थ्रू फैक्ट्रीज़ और हाउस होल्ड बेसिस का डायरेक्ट किसमें, वाटर बॉडीज़ में, वो चीज़ बंद होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो ड्रिंकिंग वाटर है या फिर वाटर बॉडीज़ हैं पॉल्यूट होने से बचें। एंड एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन वाटर बॉडीज़ आर मेजर कंटेमिनेंट्स। मतलब जो जितने भी एग्रीकल्चर केमिकल्स होते हैं या फिर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस होते हैं, वो उनका कंजम्पशन बहुत या तो कम हो जाना चाहिए या फिर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना चाहिए। ओके। एंड जो एग्रीकल्चर में जो यूज़ होता है वाटर का प्लांट में, वो सबसे ज़्यादा होता है अदर के केस में कंसिडर करते हैं। तो अब उसको हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं एग्रीकल्चर बेसिस पे? कुछ स्प्रिंकलर और जो ड्रॉप वाटर सिस्टम जो होता है उसके थ्रू। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जितने भी क्रॉप्स होती हैं उसमें एक प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस होती है, और हर एक प्लांट की नीड होती है कि उसे कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है ग्रो करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि एक प्लांट यहाँ लगा है और दूसरा प्लांट यहाँ लगा है, लेकिन पानी जो दिया जा रहा है वो पूरे लैंड एरिया में दिया जा रहा है। तो क्या होगा, ये वाटर तो वेस्ट गया, सिर्फ यही एरिया वाला जो वाटर है वही तो काम में आएगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए ड्रॉप वाटर सिस्टम लगाया जाता है। ओके। तो इसमें क्या होता है, मतलब उसी के प्लांट के बॉडी के आसपास वो ड्रॉप वाटर सिस्टम अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से अदर एरियाज़ में वो वाटर नहीं जाता और उसकी वेस्टेज रुकती है। ऐसे ही ये स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर में वाटर अप्लाई होगा सभी प्लांट्स को इक्वल अमाउंट में, लेकिन उसकी जो वेस्टेज है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस थी वाटर कंजर्व करने की। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, यानी प्राकृतिक वेजिटेशन, वनस्पति और वाइल्ड लाइफ। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जो कंटिन्यूसली हम अर्बनाइजेशन हो रहा है और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो ये बहुत ही बैडली इफ़ेक्ट डालते हैं नेचुरल वेजिटेशन पे और वाइल्ड लाइफ है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो
प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ हैं, या तो वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या फिर वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में आ चुकी हैं, तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू सेव देम। सो कुछ प्रैक्टिसेस हैं इसको सेव करने की जो कि अभी की जाती हैं। तो अब उसको जानने से पहले हम ये देखते हैं कि बेसिकली जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है ये होता कहाँ है। जो बायोस्फीयर होती है, मतलब ऐसी स्फीयर जगह पे, ऐसे जोन अर्थ पे लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को कंस्टिट्यूट करने के बाद में जिस जिस जगह लाइफ प्रेजेंट है वो सभी एक साथ मिलकर क्या बनाती है, बायोस्फीयर। और जब इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक फिक्स इंटरेक्शन होता है तो इन सभी को मिलकर क्या बनता है, इकोसिस्टम। ओके, तो इसके कंजर्वेशन के मेथड्स देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इंडिया में भी और अदर वर्ल्ड के एरियाज़ में ही अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरह का क्या मिलता है, वेजिटेशन मिलता है। अगर जो डेजर्ट एरिया होंगे वहाँ पर किस तरीके का वेजिटेशन मिलेगा या फिर किस तरीके के एनिमल्स मिलेंगे, जो कि थॉर्नी होंगे। ओके, और वहाँ पे स्क्रब्स होंगी। मतलब ये इस वजह से होता है क्योंकि वाटर का लॉस ना हो, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम पे होता है। इसी वजह से ये ऐसे एरियाज़ में इस तरीके के प्लांट ग्रो करते हैं जहाँ लो रेनफॉल होता है। ओके, एंड अदर जो मॉइस्ट एरियाज़ होते हैं उसमें प्लांट्स की कैटेगरी और वेजिटेशन की अदर एनिमल्स या फिर वाइल्ड लाइफ की जो कैटेगरी होती है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। अगर हम ठंडे इलाकों की बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर जो वेजिटेशन या फिर प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कोनिकल शेप के। और जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी हाईली फीदर से कवर होती है, जिसकी वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं माइनस टेम्परेचर और कोल्ड वेदर से। ओके, एंड अदर एग्जांपल है इसमें टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइजेज ऑफ मॉसेस एंड लाइकेंस। जो कोल्ड पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ टुंड्रा वेजिटेशन होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, मॉसेस एंड लाइकेंस। लाइकेंस जो हैं वो किससे मिलके बनती हैं, फंजाई और एल्गी को मिला करके क्या बनता है, लाइकेंस, जो न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। एक सिम्बायोसिस प्रोसेस होती है बेसिकली फंजाई और एल्गी के बीच में, जो कि लाइकेंस को बनाती है। एंड मॉसेस कुछ प्लांट बॉडीज़ होती हैं, छोटी छोटी प्लांट बॉडीज़, एल्गी से बड़ी, तो ये कोल्ड एरियाज़ में पाई जाती हैं। चलिए अब आगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, इन नेचुरल रिसोर्सेज को और नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं। जिस तरीके से देखा जाए, हम कंटिन्यूसली अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, कंटिन्यूसली मिनरल एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रॉम द सॉइल, तो जो कि रिस्पॉन्सिबल है बहुत ज़्यादा स्पीशी को एक्सटिंक्ट करने के लिए या फिर उन्हें एंडेंजर्ड बनाने के लिए। तो कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं कि या तो ये जो डिफॉरेस्टेशन की जगह रिफॉरेस्टेशन हो, ताकि जो स्पीशीज़ वहाँ से एक्सटिंक्ट होने लगी हैं वो वापस अपने आप को, अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाएँ, अपने आप को वहाँ पे सुटेबल बना पाएँ। ओके, अडेप्ट कर पाएँ। एंड अदर एरियाज़ में ये प्रैक्टिसेस की जाती हैं। एक्सटर्नल एरियाज़ में कुछ एरियाज़ ऐसे डेवलप किए जाते हैं जहाँ इन स्पीशीज़ को, इवन जो एंडेंजर्ड भी नहीं होती, जो नॉर्मल स्पीशीज़ होती हैं, उनको भी उन एरियाज़ में रखा जाता है, जैसे कि नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। ओके, तो नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये कुछ कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स थे। चलिए, आपके चैप्टर में बस इतना ही था।
Okay, thank you for watching. Hope you like this video. Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel, and please support me. Okay, thank you.